एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स और आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 10 है ना। ऑप्टिक्स हो चुका है, मोशन इन प्लेन हो चुका है, देन मैथमेटिकल मेथड्स हो चुका है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो चुका है। सबके वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, वो भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। हर एक पॉइंट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी लिए हैं। बच्चों, अभी मैं चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाली हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये भी आपका बहुत डिटेल में होगा। हमारा जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के हिसाब से हमारा स्टडी चल रहा है और उसी हिसाब से मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। तो बच्चों, मैं चाहूँगी वीडियो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा शेयर करो। बहुत सारे बच्चों को फिज़िक्स में प्रॉब्लम आता है, तो जिनको फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं होता, मतलब क्लासेस ट्यूशन्स वगैरह लगाना जिनको पॉसिबल नहीं होता, उनका फ़ायदा होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जितना हो सके शेयर करते चलो, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लिया करो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है बच्चों, उसको ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें सभी वीडियोस हैं। आपको सभी प्लेलिस्ट इसके अंदर मिल जाएंगे, 11-12 की सभी प्लेलिस्ट, और भी इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो आपको सभी प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, तो इसको ज़रूर डाउनलोड करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा न्यू लेक्चर, उसका पहला लेक्चर है, जो हमारा न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाली हूँ इसका रिलेटेड, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड आज हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड एक कूलोम्स लॉ है जिसको हम लोग देखेंगे, और उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। सब लोग तैयार हैं? नोटबुक एंड पेन लेके बैठे सब लोग? हो सके तो हेडफोन लगा के लेक्चर को देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। एंड हो सके तो खुद की नोट्स बनाए बच्चों। मैं हर एक टॉपिक बोर्ड पे लिख के देती हूँ, तो हर एक पॉज करके खुद की नोट्स बनाते चलिए। आप अगर खुद की नोट्स बनाते हो तो इससे और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, और वो टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होता है। बाद में बस उसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और स्टार्टिंग से पढ़ो बच्चों। बहुत सारे बच्चे 11th को बहुत लाइटली लेते हैं, मैं चाहूँगी 11th को भी उतना ही सीरियसली लो, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों साल मिला के आने वाले, 11th एंड 12th, तो दोनों को अच्छा वेटेज है। तो इसीलिए दोनों ईयर को है ना मन लगा के पढ़ो, ऐसे मैं आपको चाहूँगा, ऐसे मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। बच्चों, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? अगर इस वर्ड को मैं स्प्लिट करूँ, देखो इस वर्ड को मैं स्प्लिट करूँ तो इसके दो वर्ड्स बनते हैं। देखो, इलेक्ट्रो को मैं इलेक्ट्रॉन भी बोल सकती हूँ, प्लस स्टैटिक्स, ऐसे दो वर्ड्स बनेंगे, है ना। तो बच्चों, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है पता है क्या? मतलब टाइम 1 सेकेंड हो जाए, 2 सेकेंड हो जाए, 3 सेकेंड हो जाए, लेकिन वो वहाँ से नहीं हिलेगा। मतलब एक ही जगह पे है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, विच इज़ एट रेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट, मतलब विच इज़ एट वन पोजीशन ओनली, एक ही पोजीशन पे है। टाइम 1 सेकेंड हो जाए, 2 सेकेंड, टाइम के साथ साथ वो उसी पोजीशन पे रहेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, हम लोग क्या लेते हैं? चार्ज लेते हैं। तो चार्ज विच इज एट वन पोजीशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फिजिक्स की दो ब्रांचेस होती है बच्चों। एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक ब्रांच कौन सी होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड दूसरी ब्रांच कौन सी होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी दो ब्रांचेस होती है फिजिक्स की। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो है वो मोशन में होता है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एसी ऑन करती हूँ मैं। हाँ, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है? चार्ज इन अ मोशन। यहाँ पे चार्ज मोशन में होता है, चार्ज इन मोशन। एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज एट रेस्ट पे होता है, चार्ज
एट रेस्ट। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, मतलब चार्ज यहाँ रेस्ट पोजीशन पे होने वाला है। जो 12th का बेसिक है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो मैं चाहूँगी इसको सीरियसली लेना है, लाइटली मत लो, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करोगे, फिजिक्स में रटना मना है, बस इसको याद रखो, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उतना ज़्यादा अच्छा लर्निंग होगा। उससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये ब्रांच मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, स्टैटिक चार्जेस हमें कहाँ मिलते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे, मतलब प्रैक्टिकल करते थे। हम क्या करते थे, स्केल लेते थे और स्केल को ड्राई हेयर्स पे रब करते थे, याद है आपको? ड्राई हेयर्स पे रब करते हैं, अगर नहीं किया तो अभी भी आप लोग करके देख सकते हैं। स्केल को ड्राई हेयर पे रब करो और पेपर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स करो और उसके सामने स्केल लेके जाओ। क्या होगा, वो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी, स्केल जो है पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी। ये क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि उसके अंदर चार्ज डेवलप हुआ है। कैसे डेवलप हुआ इसकी हम ज़रूर बात करेंगे। तो और ऐसे एग्जांपल्स मुझे बताओ चलो। जैसे कि बचपन में देखो हम लोग क्या करते थे, बचपन में मतलब अभी भी करते हैं, जब हम लोग अपना स्वेटर निकालते हैं विंटर सीजन में, जब स्वेटर निकालते हैं तो कुछ ऐसा क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है आपको, मतलब ऐसे कुछ तो भी तड़ तड़ ऐसा साउंड सुनाई देता है आपको, है ना, मतलब क्रैकिंग होता है जैसे कि। तो वो क्रैकिंग क्यों हो रहा है वो भी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक चार्जेस डेवलप हुए और उनके फ्रिक्शन की वजह से हमें वैसे साउंड सुनाई देता है। उसके बाद जैसे कि प्री मानसून वेदर में हमें लाइटनिंग स्ट्राइकिंग होता है, मतलब लाइटनिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, जस्ट लाइक वहाँ पे चार्जेस है, स्टैटिक चार्जेस का फ्रिक्शन हो रहा है। सिमिलरली हैव यू एक्सपीरियंस शॉक व्हाइल गेटिंग अप फ्रॉम प्लास्टिक चेयर? आप एक काम करो, प्लास्टिक चेयर होगे ना आपके घर में, किसी इंसान को उसके ऊपर बिठाओ, पीछे से है ना कोई कपड़ा उसके ऊपर जोर जोर से मारो, चेयर के ऊपर, हाँ, उस इंसान को मत मारो, प्लास्टिक चेयर के ऊपर जोर जोर से मारना है और फिर उस इंसान को हाथ लगा के देखो, आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा एक शॉक लगेगा, जैसे कि करंट पास हो रहा है ऐसे आपको फील होगा। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, वहाँ पे भी सेम हो रहा है, वहाँ पे स्टैटिक चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। तो जहाँ फ्रिक्शन है वहाँ स्टैटिक चार्जेस डेवलप होते हैं अलग अलग सब्सटेंस के। तो एक्चुअल में ये होता कैसे है इसी की हम लोग बात करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स है उसके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने के मिलेंगे। वैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कभी, अभी तो मैं सिलेबस पे फोकस कर रही हूँ, सिलेबस खत्म होने के बाद हम लोग देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है और वो डेवलप कैसे होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने देखो एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। आपको ये सब्सटेंस पता है बच्चों क्या है? इस सब्सटेंस का कहा जाता है फर, और ये जो है ये इसको कहा जाता है अंबर। तो अंबर एंड फर, ये दो सब्सटेंस को जब हम एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस जो है वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रैवल करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज इम्बैलेंस होता है। मतलब क्या होता है देखो, यहाँ पे मैं एग्जैक्टली आपको बताती हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने दो सब्सटेंसेस लिए, मान लो ये अंबर है, ये अंबर है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, और दूसरा जो है वो फर है, अंबर है एंड फर है। एक मिनट है बच्चों। अभी आप लोगों को ये बात तो पता है बच्चों कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब कोई भी एटम जो होगा, एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम के 3 पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता होगा। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। तो ऐसे 3 टाइप के चार्ज होते हैं एटम में, पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हर एक सब्सटेंस इन 3 पार्टिकल से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट द सेंटर, दैट मीन्स उसी को हम लोग एटम का न्यूक्लियस पार्ट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियर पार्ट।
आपको पता होगा। तो यहाँ कौन से भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब एटम क्या होता है, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। चार्ज का मतलब क्या कि उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, मान लो इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ कौन सा चार्ज एक्स्ट्रा है, कौन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये पार्टिकल कौन सा हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, ऐसे हम लोग बोलेंगे निगेटिवली चार्ज। मान लो इस सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है एंड निगेटिव चार्ज कम है, तो ये कौन सा हो गया, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे ऐसे हम लोग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस हो तो इनिशियली देखो ये फर जो है, क्योंकि अगर चार्जेस होते तो हमें शॉक लगता ना, बट ऐसे नहीं होता। अभी यहाँ पे फर जो है, फर के जो एटम्स है उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते। तो अभी फिलहाल तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, आपको पता है ना। यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिमिलरली यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होने की वजह से इसके ऊपर फिलहाल तो कोई चार्ज नहीं है। अंबर के ऊपर भी कौन सा भी चार्ज नहीं है, क्योंकि वो भी, उसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इक्वल है। बट अब क्या हुआ, देखो अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए हम इसको रफ कर देते हैं और मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जैक्टली चार्ज है क्या, बच्चों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, बट एग्जैक्टली वो मीनिंग क्या है उसका ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने क्या किया, देखो ये अंबर लिया, ये अंबर लिया, ओके, और यहाँ पे फर लिया, फर एंड अंबर दोनों यहाँ पे है, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रब किया। रब करने के बाद क्या होगा, देखो बच्चों, यहाँ मान लो 5 इलेक्ट्रॉन से एंड 5 प्रोटॉन से, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन से 5 प्रोटॉन से, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने रब किया, प्रोटॉन तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे क्योंकि वो सेंटर में है, सेंटर न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस में होने की वजह से वो अपनी जगह से नहीं हिलते। इलेक्ट्रॉन ही बेचारा इधर उधर जंप करते रहता है। प्रोटॉन तो अपनी जगह नहीं छोड़ता, बस इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज करता है क्योंकि वो मूवेबल है ना। तो यहाँ से क्या होगा, जब हमने रब किया तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये सब्सटेंस में आ गए। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सब्सटेंस में आ गए। अब अभी अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सब्सटेंस में आ गए तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, है ना। इसका मतलब देखो, अभी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास प्रोटॉन कितने हो गए, 5। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास प्रोटॉन कितने हो गए, 5। तो इसमें कौन सा चार्ज बढ़ गया बच्चों, इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, यहाँ कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ गया, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, तो निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। तो ऐसे 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, 2 टाइप के चार्जेस होते हैं बच्चों, इंक्रीजेस, निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। तो ऐसे 2 टाइप के चार्जेस होते हैं बच्चों। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज निगेटिव चार्ज। ऐसे 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। इसको रफ कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, ऐसे 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, निगेटिव चार्ज, ओके। हाँ, वो कैसे प्रोड्यूस हुआ, जो सब्सटेंस चार्ज गेन करेगा, द सब्सटेंस विच गेन द चार्ज बिकम्स निगेटिवली चार्ज, एंड जो सब्सटेंस चार्ज डोनेट करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज। द सब्सटेंस which
gain a charge, gain a electrons becomes negative, okay, and the substance which donate, है ना, the substance which donate the electrons becomes positive charged up, ओके, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एटम, एक्सप्लेन एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, इसका एग्जाम्पल दो, मतलब एक्सप्लेन करो इसको। तो कैसे लिखना है, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम and it consists of the elementary particle electron, proton and neutron. Electrons having negative charge, protons having positive charge, and in every atom number of electrons is equal to number of protons, hence atom is electrically neutral. आज का पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा theoretically है बच्चों। देखो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, the smallest particle of the substance called as atom, okay. Second point, atom consists of elementary particles electron, proton and neutron. Okay. Third point, electron consists of negative charge and proton consists of positive charge. In an atom के अंदर, in an atom, number of electrons is equal to, very important point, is equal to number of protons number of electrons is equal to number of protons, hence, called मत बोलो, hence there is no charge, there is no any extra charge on the atom. एटम के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, चार्ज ऑन द एटम, ओके, hence it is called as electrically neutral. ऐसे एक्सप्लेन करोगे बच्चों एग्जाम में, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है ना, पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एज इट इज अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। समझ में आया सबको? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा होता तो मैं बताती हूँ। देखो
यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट डज द बिलो डायग्राम शो, अभी नीचे के डायग्राम्स क्या शो कर रहे हैं, अगर आप फिगर ए देखोगे तो ये क्या है, इट इज इंसुलेटेड कंडक्टर है ना। देखो मतलब यहाँ एक कंडक्टर, एक रॉड है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, टोटल पॉजिटिव, ये चार्ज अप हुआ है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बोल लो सब लोग, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, डोनेट किए हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट किए मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने क्या किया, एक दूसरा सब्सटेंस है उसके नज़दीक में लेके आई। तो क्या होगा बच्चों, देखो अभी ये सब्सटेंस है, मान लो इनिशियली इस सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस मिक्स्ड है, ऐसे मिक्स्ड है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज मिक्स्ड है। तो अभी जैसे ही मैं इस सब्सटेंस को इसके नज़दीक लेके आती हूँ तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, आपको पता है ना, अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को नज़दीक लेके आती हूँ तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने का काम करते हैं। और जब मैं एक पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज को नज़दीक लेके आती हूँ तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। मीन्स टू सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो जब मैं ये रॉड लेके आई तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होने की वजह से सब निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, दे अट्रैक्ट, दैट मीन्स नियर टू दैट साइड, अपोजिट चार्ज इज कम्स नियर टू दैट साइड, मतलब इस रॉड के साइड पे अपोजिट चार्ज आ जाएगा और उसके अपोजिट साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल कर देगा और ये निगेटिव को अट्रैक्ट कर देगा। तो फिगर ए क्या शो कर रही है, इट इज़ एन इंसुलेटेड कंडक्टर, एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, ये हमें शो कर रही है। उसके बाद सेकेंड फिगर में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ग्राउंड किया है। देखो अगर ये ग्राउंड किया तो पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, द इंसुलेटेड कंडक्टर इज ग्राउंडेड, और ग्राउंडेड करने की वजह से यहाँ पे सभी जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड में चला गया है। थर्ड फिगर में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो अभी ग्राउंड निकाल दिया, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, यहाँ बस कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। बस ये बॉडी अभी कौन सी हो गई, इट इज टोटली निगेटिवली चार्ज बॉडी, और यहाँ पे मैंने रॉड रिमूव ही कर दिया तो इस बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज एज इट इज होता है, ठीक है। तो बच्चों ये पहले एक काम करो, आप लोग ये डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो, इसके बारे में मैं आपको लिख के देती हूँ। फिगर ए बी सी क्या शो कर रही है, लेट मी चेक द कैमरा, वेट अ मिनट। ओके बच्चों, इट इज ओके, कैमरा ओके है, देखते हैं अभी इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। देखो फिगर ए क्या शो कर रही है, हमें यहाँ पे लिखना है फर्स्ट पॉइंट, फिगर ए शोज इंसुलेटेड कंडक्टर, ए शोज इंसुलेटेड कंडक्टर, ये क्या है, इंसुलेटेड कंडक्टर है, राइट। उसके बाद सेकेंड फिगर क्या शो कर रही है बच्चों, फिगर बी हमें क्या शो कर रही है, फिगर बी शोज पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थिंग, है ना, फ्रॉम ग्राउंड ऐसे भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड, पॉजिटिव चार्ज is neutralized by electron from ground किया ना उसको, अर्थ किया, ओके। थर्ड सी क्या शो कर रहा है, देखो सी में यहाँ पे हमने क्या किया, अर्थिंग निकाल दिया। व्हेन अर्थिंग इज रिमूव्ड, figure C shows when earthing is removed, अर्थिंग रिमूव करने के बाद निगेटिव चार्ज स्टेज स्टिल, निगेटिव चार्ज stay still in a conductor, एंड लास्ट फिगर में रॉड रिमूव किया हमने,
Figure D shows when rod is removed, then negative charge distributed over the surface of a conductor. ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया कि कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, अंबर एंड फर ये दोनों को रब किया, जैसे कोम एंड ड्राई हेयर्स एक दूसरे के ऊपर रब करो तो उसमें चार्ज डेवलप होता है। कैसे चार्ज डेवलप होता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। द बॉडी विच गेन द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड बॉडी विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे होता है। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? देखो जो मैंने अंबर और फर का एग्जांपल दिया ना, तो आप कैसे करोगे इसको एक्सप्लेन? व्हेन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स rubbed on each other like fur and umber, comb and dry hairs, okay, then electrons get transferred from one body to another body, okay, या फिर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जब ट्रांसफर हो गए तो क्या होगा? द substance which donate the electron becomes positively charged and the substance which gain the electron becomes negatively charged. Okay, this process is called as, इसको क्या कहा जाता है? This is called as charging by conduction. ठीक है, वेरी सिंपल स्टूडेंट। जो मैंने आपको बताया वही बस आपको पॉइंट वाइज लिखना है। बहुत सारे बच्चों को लिखने का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने बोला था तो इसकी वजह से मैं स्टेटमेंट देती हूँ। जिसको लगता है कि स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है, खुद अगर लिख सकते हैं आप लोग तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट मुझे हर एक स्टूडेंट के बारे में सोचना है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। उसके बाद देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। उसी तरह होता है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। मैंने आपको क्या बताया
कि जब कोई सब्सटेंस हो, मान लो ये कंडक्टर है जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, इसको अगर हम किसी चार्ज बॉडी के नियर लेके आए, ब्रॉट क्लोज टू चार्ज बॉडी, तो क्या होगा, चार्ज अरेंज होंगे, द ऑपोजिट चार्ज अरेंज नियर टू दैट चार्ज बॉडी एंड opposite charge arrange near to that charge body and similar charge arrange far to that charge body, और इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको कैसे लिखोगे अभी आप लोग, चलो मैं लिख के देती हूँ, इसको लिखो, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अनचार्ज conductor brought close to charge conductor then the opposite charge come close to that charge body, close to nearer side, ऐसे लिखो, come close to the nearer side, of the charge body and close to nearer side of the charge body and similar charge go far to the charge body, जो अपोजिट चार्ज होगा उसके नियरर आएगा, ओके। और इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब आप लोगों ने देखा होगा लेकिन आपको ये पता नहीं एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। देखो, कैन यू रिकॉल, में आपके बुक में ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हेन अ पेट्रोल और डीजल टैंकर इज एम्प्टीड इन अ टैंक इट इज ग्राउंडेड, मतलब ग्राउंड कैसे किया होता है उसको, डीजल और पेट्रोल टैंक जो है उसको ग्राउंड किया होता है। ग्राउंड कैसे किया होता है, देखो बच्चों यहाँ पे आपको एक चेन दिख रही है, अगर ये टैंक है, पेट्रोल और डीजल टैंक है जो कि एम्प्टी है, उसके अंदर पेट्रोल डीजल नहीं है और इसको ग्राउंड किया है। इसको ग्राउंड कैसे किया है, देखो यहाँ एक चेन लगाई है और वो चेन को ग्राउंड पे छोड़ दिया है, तो ऐसा क्यों होता है, देखो, a thick chain hangs from a petrol or a diesel tanker and it is in contact with the ground when the tanker is moving, ऐसे क्यों किया होता है, देखो बच्चों, जब वो एम्प्टी टैंक होता है, एम्प्टी टैंकर होता है, तो वो जब वहाँ से गुजर रहा है तो वो मोशन में है, मोशन में होगा तो एयर के साथ उसका फ्रिक्शन हो सकता है और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे ही चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये टैंकर के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो भी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये टैंकर, ये चार्ज बढ़ता ही जाएगा क्योंकि टैंकर मूवेबल है और ये चार्ज बहुत लार्ज क्वांटिटी में इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, टाइम के साथ साथ चार्ज बढ़ रहा है। तो बच्चों जैसे कि हम लोग देखते हैं लाइटनिंग स्ट्राइकिंग होता है, मतलब प्री मानसून वेदर में जो लाइटनिंग्स होते हैं वो भी तो इसकी वजह से ही होते हैं ना, चार्ज डेवलप होता है, चार्ज का जब फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे स्पार्कलिंग होगा, तो स्पार्कलिंग होने की वजह से वहाँ टैंकर का स्फोट भी हो सकता है ना। तो ये एक्स्ट्रा का जो चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ है, इस चार्ज को वहाँ से हटाना है,
तो हटाने का क्या यहाँ पे कौन सा वे है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेन लगाएंगे, वो चेन हम लोग ग्राउंड पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक चेन लगाई है, इस चेन को है ना ग्राउंड पे छोड़ा है, तो ये चार्ज जो है, ये चार्ज ये चेन में से चला जाएगा ग्राउंड में। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है, ये सभी पॉजिटिव चार्ज, जो एक्स्ट्रा का चार्ज इसके ऊपर डेवलप होगा तो वो चेन में से ग्राउंड में चला जाएगा। उसकी वजह से दो चार्जेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, उसकी वजह से टैंकर का स्पोर्ट नहीं होगा। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। बहुत सारे, अभी आगे थोड़ा ध्यान रखो। देखो रोड पे अगर कोई टैंकर चल रहा है पेट्रोल डीजल का, तो उसको चेन है कि नहीं आप लोग चेक करते चलो, उसको ग्राउंड किया होता है। बिना ग्राउंड का कोई भी पेट्रोल डीजल टैंक नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो है वो बहुत ही, मतलब अभी तक हम लोगों ने इसको बस लाइटली लिया है, अभी तक हमने इसको सीरियसली पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत काम के होते हैं बच्चों, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ो, हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ो, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ ऑल्सो। ओके, तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हर एक प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करूंगी, चाहे किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आपको इजीली उसको सॉल्व करते आना चाहिए। तो हर एक प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखो बेसिक प्रॉपर्टी, यहाँ 4 प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। बेसिक, आज का पूरा लेक्चर है ना बच्चों बेसिक ही होने वाला है, जो इंट्रोडक्शन में मैं दूंगी पूरा बेसिक होने वाला है। मेन पार्ट में आपको नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाऊंगी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है, ये हम देखेंगे। एंड फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस क्या होते हैं, वो भी देंगे। तो 4 प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। चार्जेस का एडिटिव नेचर होता है, उसके बाद चार्ज क्वांटाइज होते हैं, क्वांटाइजेशन होते हैं, मतलब क्या होता है। देन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। एंड उसके बाद चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस है वो कैसे होते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया इसके बारे में आपको, तो वो आपको पता ही है। तो अभी एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज, मतलब क्या। देखो बच्चों, टोटल चार्ज जो होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर, वो हमेशा क्या रहेगा, एडिटिव, उसका नेचर हमेशा एडिटिव होता है, जस्ट लाइक द टोटल मास ऑफ द बॉडी। लेकिन मास में और चार्ज में, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो मान लो एक सिस्टम मैंने आपको दिया, मैंने आपको बोला इस सिस्टम के ऊपर यहाँ +Q चार्ज है, यहाँ +2Q चार्ज है, यहाँ -2Q चार्ज है, ऐसे मैंने आपको बोला। और मैंने आपको बोला कि एक बास्केट है आपके पास, इस बास्केट में 1 kg शुगर है, इसमें 2 kg शुगर है, इसमें 3 kg शुगर के पैकेट्स है, ठीक है। और मैंने आपको पूछा कि बोलो बच्चों इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ अलजेब्रिक सम करोगे। और मैंने आपको बोला कि बोलो टोटल मास कितना है, तो आप इसका भी अलजेब्रिक सम करोगे, राइट ना। मतलब मैंने आपको बोला कि टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या करोगे, +Q +2Q -2Q। साइन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एडिंग द चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहाँ जब आप चार्जेस को ऐड करते हो तो उसका साइन आपको यहाँ कंसीडर करना है। तो आप यहाँ नेट चार्ज कितना बोलोगे बच्चों, नेट चार्ज यहाँ पे आप लोग बोलोगे +2Q + Q 3Q हुआ, 3 में से 2 गया तो Q बचा, तो चार्ज कितना है +Q, यहाँ कितना नेट चार्ज रहेगा +Q। बट यहाँ पे मुझे साइन देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मास टोटल कितना आएगा, मास अगर मैं पूछूँ मास कितना है, बोलो 1 + 2 + 3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 3 + 3 दैट इज 6 kg। यहाँ साइन की ज़रूरत नहीं, यहाँ बस एडिटिव नेचर है ना। तो यहाँ पे हमें इसको लिखना है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको लिख के देती हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछा तो आना चाहिए। मैं बोर्ड के हिसाब से चल रही हूँ बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस तो फॉर्मूलेज के ऊपर आते हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस भी तो आते हैं, तो वो भी हमें लिखने आना चाहिए। क्योंकि अभी इस साल से आपको पता है ना 50-50% CET का 50% रहेगा एंड एंट्रेंस का 50% रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, हर एक पॉइंट को है ना नोट डाउन करते चलो। जब साथ में हाथ और दिमाग साथ में चलता है ना, तो कुछ भी हो जाए आपको पूरा लर्निंग आएगा, मैं बता देती हूँ गारंटी के साथ, है ना। तो सबसे पहले देखो एडिटिव नेचर है चार्ज का, ये हमें लिखना है।
the total charge on the system, the total charge on the system, on the system is the algebraic sum of the charges, distributed, algebraic sum of the charges distributed on the different parts of the object. ओके, ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हमें क्या करना है, उसका साइन यहाँ अकाउंट में लेना है ना। साइन ऑफ द चार्जेस must be taken into account while adding the charges of the system का, पूरी सिस्टम का चार्जेस ऑफ द सिस्टम, ये सेकेंड पॉइंट रहेगा। ओके, सिस्टम। अब मान लो कोई सिस्टम ऐसा है जिसके पास ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसके पास +2q चार्ज है, इसके पास -2q चार्ज है। मैंने पूछा टोटल चार्ज कितना है, तो 0। नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0 व्हेन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। व्हेन there is equal and opposite charges on the system, then the net charge is equal to 0। ओके, ये आपका थर्ड पॉइंट रहेगा। बस इतना भी लिखा तो आपका काफ़ी है। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे में पूछा तो इतना लिखो, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो बच्चों, क्वांटा मतलब क्या होता है पता है क्या? क्वांटा मतलब होता है पैकेट्स। क्वांटा यानी पैकेट्स, बंच। देखो, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक बुके मुझे दे दो, तो बुके में सिर्फ एक फ्लावर होता है क्या? नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स का बंच आप मुझे दोगे, है ना। मैं आपको बोली एक बुके दो, तो मान लो 6 फ्लावर्स का बंच, तो आप 6 फ्लावर्स मुझे दोगे। मैं बोली 2 बुके दे दो, 6 + 6 12 फ्लावर्स आप मुझे, 3 बुके मतलब 3 फ्लावर्स। तो ऐसे बहुत सारे बुके मतलब क्या? बंच होता है। वैसे यहाँ पे चार्ज मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बंच, n + -n × e, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो मैं अगर आपको एक चार्ज मांगू तो उसके साथ कितने चार्जेस आएंगे, वो मैग्नीट्यूड आपको पता होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वैल्यू आपको पूरे 11th 12th में यूज करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक चार्ज दे दो, तो एक चार्ज के साथ इतने इलेक्ट्रॉन्स का बंच आएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स का बंच आपके साथ आएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो क्वांटाइजेशन मतलब क्या? That means number of charge is nothing but the integral multiple of the electrons and proton, मतलब integral multiple of the +- e, ये से उसका मीनिंग है। मतलब देखो, सेकेंड पॉइंट ऑफ लिखोगे, क्वांटाइजेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स
electrons and protons are the elementary particles of the atom, okay, of the atom. Then one charge is the integral multiple of plus minus E. मतलब क्या? That is Q is equal to plus minus N into E. Okay, where N is what? N is an integer. N क्या है यहाँ पे? Integer है. थर्ड पॉइंट, चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज होना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस बंच के ऊपर, है ना. चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड डिपेंड्स ऑन, एक मिनट है बच्चों, एक मिनट है. Depends on this E, multiple of E. E के मल्टीपल में वो इंक्रीज, मतलब मैंने आपको बोला 2 बुके दे दो तो आप क्या करोगे? 2 बुके के साथ 6 और 6 उतने फ्लावर्स दोगे. मैं आपको बोलूँ कि 1 बुके कम कर दो तो आप 1 बुके मतलब 6 फ्लावर्स कम कर दोगे. ऐसे उसका मीनिंग है. तो उसके साथ ये इतने चार्जेस का बंच आएगा. 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इतने चार्जेस का बंच आया. लेकिन आपको एक बात बोलूँ बच्चों, ये जो है ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस आर नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. कैसे देखो, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. कैसे देखो, हाँ, मतलब क्या? दैट मीन्स सपोज एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको. ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को हमने एबोनाइट के साथ रब किया. ओके, ग्लास रब्ड विद सिल्क, सॉरी सिल्क के साथ, ग्लास को सिल्क के साथ रब किया. रब करने के बाद उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो कितना होता है? 1 माइक्रोकूलम. व्हेन एग्जांपल, व्हेन ग्लास रब विथ सिल्क, ग्लास रब्ड विथ सिल्क, देन विथ सिल्क, एक मिनट, बोलती भी हूँ लिखती भी हूँ तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है. सिल्क, देन चार्ज इज, चार्ज कितना आता है उसके ऊपर? देन चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज कितना होता है? 1 माइक्रोकूलम. 1 माइक्रोकूलम मतलब कितना? Q. Q की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पे? Q इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम. तो Q इज इक्वल टू कितना है बच्चों? N इंटू E है ना. तो N कितना आएगा? देखो N कितना आएगा? E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है. तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो क्या मिलेगा? देखो, हाँ, तो Q इज, N इज इक्वल टू क्या बनेगा? E को इधर शिफ्ट करो, Q डिवाइड बाय E. तो कितना होगा? Q 1 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो इसको अगर मैं ऐड करती हूँ ना तो मुझे क्या मिलता है पता है क्या? 6.25 इंटू 10⁻12. 10⁻12 मतलब ये बहुत बड़ी अमाउंट हो गई. 10⁻12 मतलब आपको 1000 के ऊपर 10⁻3 होता है और 10⁻12 मतलब एक के ऊपर 12 zeros. इट्स अ वेरी बिग अमाउंट. तो इसकी वजह से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. क्वांटाइजेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. बट ऐसे मान के चलते क्वांटाइजेशन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज. इसमें जो है ना बच्चों, ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आगे जाके हमें बहुत जगह पे यूज़ करनी है इसको. ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अगर इसके ऊपर आपको
शॉर्ट नोट पूछा जाए तो एज इट इज आपको लिखना है, एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है देखो, अभी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ बॉडी टू अदर फॉर्म। एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, ट्रांसफर भी नहीं होती, बस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो ट्रैवल करती है। ऐसे ही कुछ चार्ज का हो रहा है। देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे दो बॉडीज ली, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो यहाँ से +2q चार्ज, मतलब यहाँ से मान लो इस यहाँ पे चला गया, एक मान लो यहाँ 5 चार्जेस हैं, इसमें से 2 चार्ज यहाँ चले गए, तो अभी इसके पास मान लो इसके पास ऑलरेडी कितना चार्ज था, एग्जाम्पल ही ठीक से ही बताती हूँ बच्चों, ऐसे आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। मान लो ये 2 बॉडीज़ हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है एंड इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मैं पूछूँ तो कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 + 3 मतलब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। अब मैंने क्या किया, इसको फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चले गए, तो इसका ये कितने हो गए, अभी 3 हो गए, और ये कितने हो गए, अभी 5 हो गए। अब दोनों को ऐड करो, कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इधर का 3 इधर का 5, वापिस कितना है 8। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कांस्टेंट है, कंजर्व है, इसका मतलब यहाँ टोटल चार्ज जो है, नेट चार्ज यहाँ चेंज नहीं हुआ। सो यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं पता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चार्ज नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर बी प्रोड्यूस्ड, यहाँ चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, प्रोड्यूस भी नहीं हुआ, बस एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में वो क्या हुआ, ट्रांसफर्ड हुआ, दैट्स इट ओनली। लेकिन ये किसके लिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या, जिसका दुनिया से कोई संबंध नहीं, ऐसा सिस्टम, मतलब बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं, उसको आइसोलेट कहते हैं। खुद को आइसोलेट कर लेना मतलब क्या, खुद को सबसे अलग कर लेना। तो ऐसी अलग सिस्टम, सबसे अलग सिस्टम साइड में है वो, जिसका दुनिया से कोई संबंध नहीं, ऐसी सिस्टम के लिए चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, प्रोड्यूस भी नहीं होता, बस एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इसका स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, इन एनी गिवन फिजिकल प्रोसेस, स्टेटमेंट देखो क्या लिखना है, इन एनी गिवन फिजिकल प्रोसेस चार्ज may get transferred from one system to another, system, और कुछ लिखना है इसके अंदर, but the total charge in the system remains constant, but the total charge on the system remains constant। ये ऐसा लिखो, या फिर इसको आप और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, remains constant। देखो, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड, मैंने बोला ना, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज neither be produced nor be destroyed, charge neither be produced nor destroyed, चार्ज प्रोड्यूस भी नहीं होता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। ओके, चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बस अभी इसका लास्ट पॉइंट बचा है, उतना देखते हैं, देन आज का लेक्चर हम लोग फिनिश करेंगे। आज सभी थ्योरेटिकल पार्ट था बच्चों, बेसिक मैंने आज कवर किया है, इसका जो अभी मेन पार्ट है
कूलोम्स लॉ, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। देखो ये तो आपको पता है, फोर्सेस बिटवीन, लास्ट प्रॉपर्टी बची है, फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस क्या होता है, क्या होता है फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। जो लाइक चार्ज है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वही उसके फोर्सेस है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा, लाइक चार्जेस repel each other, okay, and second, unlike charges attract each other, ओके। तो बच्चों ये इसके फोर्सेस थे। तो बच्चों ये था हमारा आज का पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर था, मतलब 10.3 टॉपिक तक मैंने आज कवर किया है। अब इसका कूलोम्स लॉ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।